जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो इटसेल्फ आपके पास दो टर्म से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग मेनली फोकस करते हैं बायो के ऊपर, दैट इज़ लिविंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ जब डेफिनेशन करते हैं आगे देखेंगे, ये वो स्टेबल फॉर्म होती है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की जो कि सरवाइव कर सकती है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपके पास बच्चों डिफरेंट चीज़ों की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आप देखो, अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है बायोकेमिस्ट्री को, ठीक है, एमबीबीएस के अंदर जाके हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और यही बायोकेमिस्ट्री जो है ये हमें डिफरेंट चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बच्चों हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने किसी भी मसल का स्ट्रक्चर देखना है, किसी सेल का स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है। फिर उसकी कॉम्पोजिशन के उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है या कौन सा कंपोनेंट जो है वो कम है। ठीक है, और एट द एंड उसी कॉम्पोजिशन की बेस के ऊपर हम उसके फंक्शंस जो होते हैं बेटे उसको भी फाइनलाइज कर सकते हैं, उसको भी किसी हद तक जो है वो अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, एलिमेंट्स की अगर हम लोग तादाद देखें तो एलिमेंट्स तो बेटे बहुत सारे हैं, लेकिन हम नॉर्मली ये मेंशन करते हैं दैट देयर आर 92 एलिमेंट्स। ठीक है, और ये वो वाले 92 एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स लेबल करते हैं। कुदरती तौर पर ये आपकी सराउंडिंग में पाए जाते हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। इन नेचुरली अकरिंग में से बेटे आप जब कैटेगरीज करते हो तो हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। इन 92 में से हम दो कैटेगरीज करते हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं जो कि 16 हम उनको मेंशन करते हैं, दे आर द बायो एलिमेंट्स। ठीक है, दे आर लेबल्ड एज बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर आपसे ये पूछा जाता है कि नॉन बायो एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 92 में से 16 माइनस करोगे तो 76 आएंगे। ये बच्चों हमारे पास कहलाते हैं नॉन बायो एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो बायो एलिमेंट्स और नॉन बायो एलिमेंट्स ये दो कैटेगरीज हैं जिनको हम लोग मेंशन करते हैं। अच्छा, फेडरल की बुक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। एफटीबी के अंदर याद रखना, वहाँ पर जो है इसको 25 मेंशन करता है। तो अगेन आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंगली इसको याद रखना है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों बायो एलिमेंट्स की तरफ। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है इनकी कि बायो एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। अब ये जो बायोमास होता है ना बेटे, ये हमारे पास लिविंग मैस को हम लोग कहते हैं। ये बायोमास आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो हम लोग कैटेगराइज करते हैं। बायोमास का ज़्यादातर जो हिस्सा होता है ये मेजर बायो एलिमेंट्स बनाते हैं, और जो इसका माइनर बायो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत कम अमाउंट के अंदर इसको बना रहे होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लो, अगर मैं मेजर बायो एलिमेंट्स की बात करूं तो दे फॉर्म 99% ऑफ बायोमास। ठीक है, 99% ऑफ बायोमास जो है वो हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स बना रहे होते हैं, और माइनर बायो एलिमेंट्स जो होते हैं दे फॉर्म 1% ऑफ बायोमास। ठीक है, तो ये आपके पास बायोमास के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। मेजर जो है वो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो है वो फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो 16 हम लोगों ने ऊपर बायो एलिमेंट्स पढ़े हैं, इनमें से बच्चों जो मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं दे आर 6 इन नंबर्स। दे आर 6 इन नंबर्स, और माइनर बायो एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर 10 इन नंबर। ठीक है, ये आपके पास 6 और 10 ये दो नंबर जो हैं वो हम इसके साथ मेंशन करते हैं। तो बहुत इजी से
इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। 6 मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो इनका जो पहला आपके पास लेटर है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, बिकॉज नॉर्मली इसी से ही पूछा जाता है। जैसे देखो, आपके पास अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट होता है, 65% जो है बच्चों, सबसे ज़्यादा ये आपको नज़र आएगा। कार्बन की बात करें तो दैट इज़ 18%। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो दैट इज़ 10%। तो ये तीनों ही इसका मेन चंक बना रहे हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो ये बच्चों 3%। कैल्शियम की बात करें तो ये हमारे पास 2%। और फॉस्फोरस जो है ये आपके पास 1% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। माइनर बायो एलिमेंट्स की बात करें तो माइनर बायो एलिमेंट्स जो हैं इसमें 10 आपको नज़र आएंगे। पोटाशियम, जिसको के साथ शो किया जाता है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, आयरन Fe के साथ शो करते हैं, कॉपर, मैंगनीज, जिंक है, और आयोडीन होता है। ठीक है जी। अब इनमें से भी बेटे याद रखिएगा, जब हम लोग परसेंटेजेस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे हैं जिनकी परसेंटेजेस बहुत कम है, और कुछ ऐसे हैं जो कि 0.01% से भी कम होते हैं। तो जो 0.01% से भी कम है ना, दे विल बी लेबल्ड एज ट्रेस एलिमेंट्स। तो देखेंगे हम, पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम जो है बच्चों, ये हमारे पास 0.35% मेंशन करते हैं। ठीक है, सल्फ़र की बात करें तो ये 0.25% होता है। और क्लोरीन और सोडियम जो है ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जितना आपको सोडियम नज़र आएगा उतना ही जो है वो क्लोरीन भी होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की जो परसेंटेज होती है बेटे, वो 0.05% मेंशन करते हैं। और आयरन जो है ये आपके पास 0.004%। अच्छा 0.04% है तो ये 0.01 से कम, लेकिन कुछ बोर्ड जो हैं वो इसको ट्रेस के अंदर नहीं लिखते। जैसे पंजाब बोर्ड जो है वो इसको बेटे इसमें ट्रेस के अंदर कैटेगराइज नहीं करता। ठीक है, वो पीटीबी के अकॉर्डिंगली ये आपके पास ट्रेस नहीं है। पीटीबी के अकॉर्डिंगली 4 ट्रेस एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? जिसमें बच्चों हम कॉपर की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास ये मैग्नीज आ जाता है, जिंक आ जाता है, और आयोडीन है। वो इनको ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं वो कैटेगराइज करता है। ठीक है, दीज आर ट्रेस एलिमेंट्स। जबकि फेडरल जो है वो आपके पास आयरन को भी ट्रेस एलिमेंट के अंदर मेंशन करती है। ठीक है, तो फेडरल में ये आयरन भी जो है ये आपके पास ट्रेस की कैटेगरी में होता है। तो ये आप अपने बोर्ड के बेस के ऊपर जो है वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इसके मेजर और माइनर बायो एलिमेंट्स जो हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं ये तो इसी तरह से चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स के एटम्स का, सॉरी, वो आपके पास मॉलिक्यूल कहलाता है। तो मॉलिक्यूल जो है इसको हम लोग डिफाइन भी करते हैं, दैट इज़ द स्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टेबल कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का। अब वो एक एटम के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकते हैं या एक से ज़्यादा एटम्स के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। अगर एक एटम के ऊपर है तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की जो कैटेगरीज हैं बेटे, वो आपके पास बहुत डिफरेंट तरह पे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको जो है वो इसमें मिलती भी हैं चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो हम इसके साथ पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब हमारे पास आ जाते हैं कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बड़ा सिंपल से हैं, जिनमें हम लोग कहते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कार्बन और हाइड्रोजन जो है दे आर इसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, ये इसमें इसेंशियल होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन
और हाइड्रोजन, दे आर नॉट इसेंशियल, ये हमारे पास इसेंशियल नहीं होते। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी हम इसके साथ डील कर रहे होते हैं। अब आते हैं कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके पास कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेटे आप देखोगे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जो कि हमारे फूड का मेन हिस्सा भी है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से आप फैटी भी हो जाते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, फिर बच्चों हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। लिपिड्स जिसमें हम आगे देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा स्टोर करते हैं। और फिर है जी न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये आपके पास 4 कैटेगरीज हैं जिनको हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर बच्चों आपके पास 2 मेन चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले वाटर को डील करते हैं, पानी। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो है ये हमारे पास मिनरल्स होती हैं। ठीक है जी, मिनरल्स। देन देयर आर सम वाइटामिन्स, तो वो भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मेन कंपोनेंट जो है वो हम इसके साथ मेंशन कर रहे होते हैं। चलो, अब बच्चों आपको ना एक टेबल दिखाई देगा, अक्सर बुक्स के अंदर ये टेबल मेंशन्ड है, जिसको हम लोग जो है वो कंपेयर करते हैं बैक्टीरियल सेल के साथ और क्या नाम है इसमें, मेमेलियन सेल के साथ। ठीक है जी, तो इसमें हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड है, जिसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो उस क्वेश्चन की बेस के ऊपर हम यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो कि आपके पास परसेंटेज के हवाले से पूछे जा सकते हैं। पहले इसका टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ना आपको बताएगा भाई हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वाटर, तो हम वाटर को मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास प्रोटीन्स, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे आगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, फिर लिपिड, और फिर आपके पास डीएनए, आरएनए, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या अदर ऑर्गेनिक मेंशन करता है, और फिर अदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो मेंशन कर रहा होता है। अच्छा, इसको मैंने किस तरह से याद किया था वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो बेहतर लगे। मैंने याद किया था वपक LDROI, WPC, वपक LDROI। ठीक है, अच्छा इसको याद करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास परसेंटेजेस के जो चांसेस हैं, क्योंकि दैट इज़ प्योरली रट्टा जिसमें से आप क्वेश्चन बनाते हो, और ये तभी आपको क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं जब आप इसको याद कर रहे हो। तो ठीक है, अब इनकी परसेंटेजेस देख लेते हैं कि परसेंटेजेस भाई कौन कौन से हैं। जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर और मेमेलियन सेल दोनों के अंदर बच्चों आपको जो वाटर है वो 70% ही दिखाई देता है। ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो 15 और 18%, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये 3% और 4%। ठीक है, मैंने इस तरह से याद किया 70 70 15 18 3 4 रटा है, आप भी इसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है LDR, लिपिड, डीएनए, आरएनए। इसके अंदर हम मेंशन करते हैं 2%, 3%, ठीक है, 1% और 0.25%। ठीक हो गया, और 6% और 1.1%, ये LDR हो गया। अब OI ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसके लिए 2211। ठीक है, 2211, ये मैंने एक जगह पे अपना पासवर्ड भी रखा हुआ है इस वजह से ही मुझे याद है। ठीक है, अगर आप इसको टोटल करोगे ना तो बैक्टीरियल सेल का ये जो आपको दिखाई देगा ये भी 100% है, और मेमेलियन सेल का भी 100% है। तो अब आपके पास ना यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर मेंशन करें तो आपके पास क्वेश्चन बनता है द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल। देखो स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल। अब ये बायोमॉलिक्यूल जो है ये आपके पास
पूछ रहा है तो आप इसका क्या आंसर लगाओगे, बताओ ज़रा। मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल, तो अक्सर बच्चों के जहन में आता है कि भाई हमारे पास ये जो मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल है, ये जो है ना प्रोटीन होता है। ठीक है, अक्सर बच्चों के जहन में आता है, हालांकि गलत है। इसका जो मोस्ट अबंडेंट आपके पास दिखाई देगा, वो आप स्टेटमेंट में ही मेंशन कर सकते हो कि जी वाटर है, दैट इज़ वाटर। दोनों के अंदर ही आपके पास उसने 70% लिखा हुआ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ज़्यादा मज़ीद आपके पास आसान कर सकता है सम टाइम, द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तभी भी आपके पास यही आंसर आएगा। हाँ, अगर वो बच्चों आपके पास क्वेश्चन पूछे द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल बताओ कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल आपके पास पूछता है, तो उस सूरत में आप क्या बताओगे। तो उस सूरत में बेटे हमारे पास हो जाएगा प्रोटीन। आप ये देखो, प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 15% है, मेमेलियन सेल के अंदर 18% है। ठीक हो गया, तो ये आप इसके हिसाब से आंसर बता सकते हो। अच्छा, फिर आपके पास देखो, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर पूछ सकता है कि भाई बताओ बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, वो आपसे पूछता है न्यूक्लिक एसिड परसेंटेज इन बैक्टीरियल सेल, तो आप बता सकते हो बैक्टीरियल सेल के अंदर इसकी परसेंटेज कितनी है। हाँ, बहुत बहुत आसान सा है। देखो, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सा बनता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये लगता है कि हमारे पास वो आरएनए या डीएनए को लगा देते हैं, हालांकि ये तो बेटे दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। आप इसमें जब भी ऐड करोगे तो आरएनए डीएनए दोनों को ऐड करोगे, तो इस वजह से हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे 7%। हाँ, अगर वो इस बैक्टीरिया की जगह पे मेमेलियन सेल लिख दे, अगर इसकी जगह पे मेमेलियन सेल लिख दे, तो तब आपके पास इसका आंसर क्या होगा, तब बच्चों हमारे पास ये दोनों ऐड होंगे, तो दैट विल बी 1.35%। ठीक है जी। तो ये आप इसके साथ सेम जो है वो कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास इसकी ना सीक्वेंस के लिहाज से पूछ सकता है। जैसे ये देखो, कोई भी सीक्वेंस पूछे कि आपने डिसेंडिंग सीक्वेंस बताना है, डिसेंडिंग सीक्वेंस, ठीक है, डिसेंडिंग सीक्वेंस इन बैक्टीरियल सेल, क्या आप बैक्टीरियल सेल के अंदर इसका डिसेंडिंग सीक्वेंस बताओ कि भाई सबसे ज़्यादा से कम कैसे आएंगे। तो ये देखो, आपके पास सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें क्या होगा, वाटर, उससे कम क्या होगा, प्रोटीन, ठीक है, उससे कम क्या होगा, ये देखो, वाटर और प्रोटीन तो हमने लिख दिया क्योंकि 70 और 15%। अब उससे कम वो आपके पास न्यूक्लिक एसिड मेंशन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बाद कौन सा कम होगा, न्यूक्लिक एसिड के बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स लगाएंगे, उससे भी कम क्या होगा बच्चों, हमारे पास लिपिड्स आएंगे। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल के लिए सेम है, मेमेलियन सेल के लिए भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास बेटे पूछे जाते हैं इसके लिहाज से कि आपको अगर टेबल याद है तो तभी आप इसका आंसर लगा सकते हो, अदरवाइज आपके लिए ना आंसर लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो अभी एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, एक और सवाल इसमें पूछा जाता है कि जी प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स ड्राई सेल वेट का 50% है, प्रोटीन्स आर 50% ऑफ ड्राई सेल वेट, ये अक्सर आपकी बुक के अंदर मेंशन किया जाता है कि ड्राई सेल वेट का दैट इज 50%। कैसे, इसको कैसे निकालते हैं, बहुत आसान से, आप ये देखो, प्रोटीन्स हैं, ठीक है जी, इन प्रोटीन्स को आपने कैलकुलेट करना है ड्राई वेट के हिसाब से। तो ड्राई वेट कब आएगा, देखो, प्रोटीन का अगर मैं ड्राई वेट निकालना चाहता हूँ तो 100% है ना सेल आपके पास,
तो उसमें से 70% वाटर निकाल दो, बाकी क्या आएगा 30। ये 30% ड्राई सेल वेट है। तो प्रोटीन इसमें कितने हैं? प्रोटीन है जी ड्राई सेल के लिहाज से 15%। ये देखो ना बैक्टीरिया के अंदर, लेट्स से हम बैक्टीरिया की बात करें, 15% है, तो ड्राई सेल वेट 30 हो गया। प्रोटीन इसमें 15 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखो, ठीक है। तो आप इसको टोटल करोगे तो 50% आएगा। तो ड्राई सेल वेट के लिहाज से 50% होगा, ठीक है। बहुत आसान सा है। ड्राई सेल वेट किस तरह से निकालना है? पानी को निकाल देना उसमें से। अच्छा, ये हमारे पास आ गया किसके लिए? बैक्टीरियल के लिए। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेमेलियन के लिए निकालो, तो मेमेलियन के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों? मेमेलियन के लिए हम किस तरह से निकालेंगे, उसमें भी यही पैटर्न है। उसमें प्रोटीन जो है वो आपके पास आएगी 18, ड्राई सेल वेट कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको कैलकुलेट करो, ये आपके पास 60% के करीब बनता, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग जो कि आपके पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों मैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। बताओ कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल ड्राई सेल वेट का कितने परसेंट है? तो 3 डिवाइडेड बाय 30, तो यह आपके पास 10% बनेगा, ठीक है जी। सो दैट इज़ क्वाइट इजी, जिसको आप जो है वो इसके साथ ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास शामिल होती हैं, ठीक है। सो इसके अलावा हम इसमें मेटाबोलाइट्स के अंदर भी ऐड करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनको सुन लो। वो वाली चीज़ें जो कि आपके पास आपके फूड का मेन हिस्सा हैं, उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके पास बाकी चीज़ें हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि आपके फूड कंटेंट का मेन हिस्सा नहीं है, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको सेकेंडरी की कैटेगरी के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है जी। ये बच्चों हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स थे जो कि इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिसको हम लोगों ने डील किया। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक।